इस समय जो कि रघुवर भट्ट जी हैं और भाजपा में अन्य बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, परंतु एक चिंता है कहीं ना कहीं पिछले 5 वर्षों से वहाँ पर निर्दलीय विधायक थे नीलोखेड़ी से। इनका कहना है कि नीलोखेड़ी की जनता अब कुछ और ही मांगती है, परंतु बात जानना चाहेंगे क्या है। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर चुनाव सर पर हैं और आज और कल में कहीं ना कहीं टिकटों का आवंटन चल रहा है, परंतु जनता नीलोखेड़ी से जब बात करती है तो कहती है कि हमारा विकास नहीं हुआ। तो आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं अपनी बात कहूँ, आपके चैनल जागरूक हरियाणा का मैं आभारी हूँ, सभी दर्शकों का धन्यवादी हूँ। सबको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, राम राम जी। आपने जो नीलोखेड़ी की बात की है, पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चुन के आए। जो उम्मीद लोगों को उनसे थी वो लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाए। बड़ी एक सोच थी कि कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायक होंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा विकास हो पाएगा। क्या विकास नहीं हो पाया? हालांकि उन्होंने हमारी सरकार का समर्थन किया था। जितना काम उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को कहा, चाहे पहले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे और या फिर बाद में नायब सैनी जाए, और बाद में तो उन्होंने खैर वो किसी के बकाया में आकर कांग्रेस में चले गए। लेकिन जितना काम उन्होंने कहा उतना किया है काम। लेकिन उस काम के अलावा भी विधायक से जनता की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। सरकारी कामों के अलावा भी विधायक जनता के बीच में रहे, जनता की जन भावना का सम्मान करे, तो वो उन्होंने नहीं किया है। नीलोखेड़ी के आपके जो गांव हैं लगभग सभी गांवों के अंदर चर्चा है कि किसको टिकट मिले, कोई नया चेहरा है, क्योंकि लोग बदलना चाहते हैं, यानी कि मौके के विधायक को बदलना चाहते हैं या इसके अलावा कहीं ना कहीं नया चेहरा देना चाहते हैं। पहले भी विधायक वहाँ पर रहे हैं, परंतु एक नए चेहरे की सोच में है। तो क्या लगता है भाजपा नया चेहरा दे पाएगी वहाँ पर? देखिए, ये काम तो है केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, किस पे वो विश्वास करते हैं। हम तो पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। नीलोखेड़ी की जनता की एक आवाज़ पे हम भागे भागे जाते हैं। कोई उनका काम यहाँ करनाल हेडक्वार्टर पे होता है तो वो भी कराते हैं। हम तो कार्यकर्ता की हैसियत से लगे हुए हैं। हाँ, कार्यकर्ता हैं तो हमने आवेदन दिया है। पार्टी अगर हम पे विश्वास जताएगी, हमें भरोसा करेगी हमारे ऊपर, तो निष्ठा से हम चुन के आएंगे तो और ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। सेवा हम अब भी कर रहे हैं। सेवा आप अब भी कर रहे हैं, और अगर मान लो मौका पार्टी ने आपको दे ही दिया, मान लो आपको टिकट दे देती है भाजपा पार्टी, तो आप किस प्रकार के एजेंडे को लेकर काम करेंगे? देखिए, अगर भाजपा ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो बहुत ईमानदारी के साथ प्रत्येक गांव के हर पंचायत में उनके बीच में बैठ के उनकी समस्याओं की एक सूची बनाएंगे। उस सूची के मुताबिक वहीं के लोगों के कहने पर विकास का काम कराएंगे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि नीलोखेड़ी जिसकी स्थापना पहले के प्रधानमंत्री ने की थी, वो नीलोखेड़ी अब वो नीलोखेड़ी नहीं रही है। नीलोखेड़ी का स्वरूप बदल गया है। नीलोखेड़ी में एक गवर्नमेंट प्रेस थी जो आज मरणासन है, बंद होने के कगार पर है। कर्मचारी ताई कर रहे हैं। तो अगर पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिया, तो हम हरियाणा सरकार से में रहकर केंद्र सरकार पर रिक्वेस्ट करके, उनको प्रार्थना करके यहाँ की उस गवर्नमेंट प्रेस को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे, ताकि जो कर्मचारी बेचारे परेशान हैं उनको एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल सके। एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं नीलोखेड़ी के युवा, नीलोखेड़ी की आम महिलाएं, नीलोखेड़ी की वो युवतियाँ जो अच्छी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं नीलोखेड़ी में एक अच्छा विधायक बने, ताकि हमारी बात जो कि अपना सदन में लेकर के जाए और हमारे नीलोखेड़ी के लिए विकास करे। तो क्या लगता है कि उनकी बात को कहीं माना जाएगा शीर्ष नेतृत्व? तो देखिए नाथ सिंह जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, वो तो पार्टी नेतृत्व में तय करना है। अब पार्टी जिसको टिकट देगी तो अच्छा समझ के देती है। अब वो चुन के आने के बाद अगर बेईमानी कर ले, मन में खोट पैदा कर ले, कार्यकर्ताओं में मिलने जुलने में भेदभाव करे, तो वो जो बेचारी जनता क्या करेगी? पार्टी ने तो उसे ठीक ठाक आदमी को उम्मीदवार बनाया। लेकिन अगर मुझे पार्टी भरोसा करेगी मेरे ऊपर, तो मैं पार्टी का, हमारे नेतृत्व का
कभी सिर झुकने नहीं दूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। आधी रात भी कोई आएगा मेरे पास तो उसकी समस्या का सुनकर समाधान करने का प्रयास करें। सुना जाता है कि रघुवर भट्ट का भी नाम चल रहा है कहीं ना कहीं आगे, और क्या लगता है कि अगर मान लो आपको नाम पर भाजपा मोहर लगा देती है तो चुनाव किस एजेंडे से लड़ा जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया शुरू में ही, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता, क्योंकि लोकतंत्र है तो चुनाव होते हैं, तो हर कार्यकर्ता का ये दायित्व भी कर्तव्य है, जब सेवा करता है पार्टी में तो वो चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करता है। मैंने भी किया है। पार्टी ने कंसिडर करना है नहीं करना है वो पार्टी का काम है, लेकिन मैं एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता था, हूँ, रहूँगा। और नीलोखेड़ी मैंने अपना कर्म क्षेत्र बना रखा, तो मैं सेवा करता रहूँगा लोगों की। और मैं पूरे प्रदेश में, आपको पता है, मुझे पार्टी ने जो जिस जिले के प्रभारी बनाया, जिम्मेवारी दी, निष्ठा से काम करते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं विशंबर वाल्मीकि जो कि मंत्री हैं और मंत्री के माध्यम से उनकी अगुवाई में पूरे हरियाणा में मसाल जलाने का काम किया है। तो वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करने का काम किया और समाज को इकट्ठा साथ करने का काम किया। और क्या लगता है कि इस डीएससी के माध्यम से कोई भाजपा को वोट बैंक मिल पाएगा? देखिए नार सिंह जी, डीएससी इस समय भाजपा के लिए रामबाण से बढ़कर दवाई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये वो तबका है जिसे बहुत लंबे समय तक जिसको हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, सम्मान नहीं मिल पाया था। दो भाइयों की लड़ाई थी, झगड़ा कोर्ट तक चला गया। कोर्ट ने मध्यस्थता करते हुए कहा कि नहीं भाई, दोनों भाइयों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। और वो बराबर की वजह से आज जो 35 लाख वो जातियाँ जो नॉन चमार जातियाँ हैं, दो ग्रुप हो गए। माननीय मनोहर लाल जी ने 2020 में जब हम आते थे तो उनको नारे मारते थे जिंदाबाद के, तो पूछते थे क्या समस्या है। हमने कहा जी हमारा आरक्षण का बंटवारा कर दो। मैं माननीय मनोहर लाल जी का आभारी धन्यवादी हूँ। उन्होंने एक नया नाम दे दिया 2020 में, डीएससी। एससी को दो पार्ट हो गए, एससी और डीएससी। डीएससी पार्ट करके विधानसभा में बिल ला के हमें शिक्षण संस्थाओं में 10% कोटा दे दिया। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। उस कोटे का ये परिणाम हुआ कि इस 2024 के जो चुनाव में एक मात्र पीएचडी की बात कर रहा हूँ, अकेले पीएचडी में ही 28 से ज़्यादा बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डीएससी समाज के आ गए। इससे पहले कभी एक भी नहीं आया। नीचे की बात नहीं कर रहा मैं, कितने बच्चे आए होंगे। तो इससे इस समाज की अपलिफ्टमेंट में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो गया। दूसरा, फिर ये नौकरी की हम बात करते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकार कर सकते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान के हैं, माननीय नायब सैनी जी ने, उन्होंने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के अलावा एक कदम आगे बढ़ते हुए ये साबित कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय, उसका निर्णय सर्वमान्य है, सराखों पे है। तो उन्होंने उस फैसले को एडमिट किया और एडमिट करते हुए मंच से कह दिया कि डीएससी को हम लागू करेंगे, हमारी सरकार से लागू करेंगे, हिस्सेदारी हम देंगे। क्या लगता है डिप्रेस समाज भाजपा के साथ रहेगा? 100% रहेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, पिछली 16 तारीख को इंद्रिय मुख्यमंत्री जाए थे। हम लोग इंद्री के समोरा गांव से पैदल चल के गए थे हजारों की संख्या में। माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पे जाके उनका अग्रिम धन्यवाद किया था कि मुख्यमंत्री जी आप जो डीएससी की बात कर रहे हैं, 17 को कैबिनेट की बैठक थी, हमने अग्रिम धन्यवाद किया। 17 में मुख्यमंत्री जी उस बिल को लेकर आए और आज पूरे प्रदेश में डीएससी को लेकर एक ऐसा माहौल है। हमने केंद्रीय नेतृत्व को भी, प्रदेश को भी कहा है कि केवल हमें बीजेपी के झंडे दो, डीएससी समाज के हर घर पे झंडा दिखाई देगा। हम उम्मीदवार की बात नहीं कर रहे हैं। ये डीएससी समाज अब भाजपा को अपना आधारभूत ढांचा बनाकर, भाजपा को अपनी किस्मत मानकर, और डीएससी समाज के लिए हमने आज कहा है, आज विशंबर वाल्मीकि जी को हमने करनाल बुलाया, एक बड़ा प्रोग्राम किया। आप थे उसमें सुबह, तो एक भारी भीड़ के साथ हमने एक बात कही है कि आओ हरियाणा के लोगों, तीसरी बार मिलकर बनाएं हरियाणा में भाजपा की नायब सरकार। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मेरी अपील है, तमाम लोगों से भी, उससे पहले मैं और लोगों से अपील करूं, केवल डीएससी समाज के लोगों से एक अपील है कि डीएससी समाज के लोगों, वक्त बहुत कम है,
1 तारीख को वोट होना है। आप लोग मन बना लें, अपने मन में निश्चय कर लें, फैसला कर लें, कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा को जिताना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, दलित समाज में जो डिप्राइव्ड दलित है, डिप्राइव्ड दलित का केवल और केवल अगर कहीं हित है वो भाजपा में सुरक्षित है। तभी हमने आज कहा है कि आओ देशी समाज के लोगों मिलकर हरियाणा में तीसरी बार बनाएं भाजपा की नायब सरकार। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनसे भी मेरी अपील है, वो लोग विरोध में ना जाएं, वो भी हमारे भाई हैं। हम भाई भाई तो रहेंगे, बंटवारा हुआ तो भाई तो है, एक भाई बड़ा एक छोटा, वो भाई भी जो है ना मिलकर हरियाणा में केवल भाजपा पूरे देश भर में ऐसा दल है जो हर किसी की भावना का सम्मान करता है। कांग्रेस जो है केवल फूट डालकर राज करने का काम करती है। अब हमारे में कोई फूट नहीं डाल पाएगा। कांग्रेस में अपने आपस में बहुत फूट है, उनके बहुत सारे ग्रुप हैं। शैलजा वर्सेस हुड्डा है, हुड्डा वर्सेस सुरजेवाला है, सुरजेवाला वर्सेस किरण थी, लेकिन वो किरण हमारी तरफ आ गई, उसका हमारी पार्टी में स्वागत है, वो हमारी समान सांसद हैं। तो कांग्रेस के लोग हमसे नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के लोग मैदान में जाकर स्वयं से लड़ेंगे। बीजेपी जनता में जाकर अपील करेगी, पार्टी का प्रोग्राम बताएगी, पार्टी का प्रोग्राम लोगों के सामने रखेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी, 9.5 साल की मनोहर लाल जी की पॉलिसी, और जब से मनोहर लाल जी आए हैं मैं ये कहता हूँ कि वाह, पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री, लोगों को अपने घर में दिए जलाने चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री हर चौक चौराहे में किसी को मिल ले तो गले लगा लेता है। तो ऐसा नायब मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, आप इस समय कहने की बात कर रहे थे और देख रहे थे जो कि हरियाणा के भाजपा में ही नहीं, पहले भी कई अनेकों पार्टी में रघुवर भट्ट जी उच्च स्थान पर रहे, और अब लगता है कि भाजपा की जो डायरी है, टिकटों की डायरी है, उसमें भी रघुवर भट्ट का नाम नजर आ रहा है। लगता है कि कहीं ना कहीं ये नाम जो मेन बड़े राजनेता हैं या जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनका नाम पहुँच गया है। हो सकता है कि इनके नाम पर भी मोहर लग जाए। इनका कहना है पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं जनता को दिखाऊंगा किस प्रकार की जिम्मेदारी होती है एक विधायक की, और काम को दिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।